मोहनलाल जी का पुराना सा मकान शहर के बीचों बीच था, पर उसमें जितना प्यार था उतनी ही रौनक भी। नीचे की मंजिल पर वो अपनी पत्नी शारदा के साथ रहते थे और ऊपर की मंजिल दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ बड़े बेटे प्रदीप का कमरा, दूसरी तरफ छोटे बेटे सागर का। प्रदीप की पत्नी मीना गृहिणी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हाथों की निपुण, दिल की साफ और पूजा पाठ में लगी रहने वाली। सुबह 4 बजे उठकर वो पूरे घर की चाय बना देती, बच्चों के टिफिन तैयार कर देती, सास ससुर के लिए हल्का नाश्ता और दवाइयाँ रख देती, फिर अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए मंदिर में दिया जला देती। छोटे बेटे सागर की पत्नी कविता उससे बिल्कुल अलग थी। बीएससी नर्सिंग करके सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। समय की पाबंद, जल्दी जल्दी चलने वाली, पर स्वभाव से बेहद नरम और समझदार। सुबह 5 बजे उठती, झटपट सब्जी काट लेती, गैस पर चावल रख देती। तब तक मीना रोटियां बेलने लगती। दोनों बातें करते करते काम बांट लेती और 8 बजे तक सबकी थाली लग चुकी होती। शारदा अक्सर चैन की सांस लेकर कहती, भगवान ने मुझे 2 बहुएं दी हैं, पर लगता है जैसे 2 बेटियां दे दी। इसी गली में कुछ घर छोड़कर सरिता दी रहती थी। उम्र में शारदा की हम उम्र, पर बात बात में तंज कसना, दूसरों के घर की बातें निकालना और अपनी बहू की बुराई करना जैसे उसकी आदत थी। उसकी बहू उसके साथ नहीं रहती थी, अक्सर मायके में ही पड़ी रहती। घर में आए दिन कलह मची रहती। इसी कारण शायद उसे किसी दूसरे के सुखी घर में टीस महसूस होती। अक्सर सरिता दी शारदा से कहती, भाभी आप तो खुशकिस्मत हैं, आपकी दोनों बहुएं एकदम लक्ष्मी हैं। मेरी बहू तो बस फोन पर ही बहू बनी रहती है। शारदा हंसकर बात टाल देती, पर सरिता की नजरें हमेशा इस घर के भीतर झांकती रहती। मोहनलाल जी का एक वसूल था। सागर की नौकरी लगी, फिर कविता की भी नौकरी लग गई, तो उन्होंने साफ कह दिया, कविता बहू तुम्हारी कमाई तुम्हारी है, तुम उसे अपने भविष्य, अपने बच्चों, अपने शौक के लिए संभाल कर रखना। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे और मेरे बेटों की है। हाँ, समय और काम में तुम बहू बनकर बराबरी से साथ देना, पर पैसे की बात पर कभी चिंता मत करना। कविता ने पहले तो बहुत मना किया, बाबूजी मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरी तनख्वाह भी इसी घर की है। मोहनलाल मुस्कुरा दिए, बेटा जब तूने अपना मायका छोड़ा था तब तो तूने कुछ नहीं मांगा ना उस घर से, अब ये घर भी तेरा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तेरे पास भी कुछ रहे। समय का क्या भरोसा। शारदा ने भी हामी भर दी, और देख बेटी, अपने हाथ में कुछ हो तो ससुराल वाली और मायके वाली दोनों तरफ इज्जत बनी रहती है। बचा कर रख, फिजूल मत उड़ाना, बस इतना ध्यान रखना। कविता ने मन से बात मान ली। हर महीने थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग रखकर वो बैंक में जमा कर देती। उसे शौक था कि कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी उनकी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। समय यूं ही बीतता रहा। मीना और कविता दोनों मिलकर हर तीज त्योहार मनाती। करवा चौथ की थाली हो, तीज का झूला हो या होली की गुजिया, दोनों की हंसी से आंगन गूंज उठता। एक दिन सावन के महीने में घर में हरेली की पूजा रखी गई। पड़ोसन की औरतें आईं, सबने मिलकर गीत गाए, सिर पर दूब रखी, पेड़ पर झूला डालकर सुहागिनें झूलती रहीं। पूजा के बाद सब बैठी तो शारदा ने अनजाने में कह दिया, कविता तो कमाल की लड़की है, सुबह घर फिर नौकरी, शाम को फिर सबके लिए समय निकालती है। आज की लड़कियां ऐसा कहाँ करती हैं, ऊपर से कभी मुंह से एक शिकायत नहीं। ये बात मीना के सामने ही कही गई, पर शारदा की मंशा तुलना करने की नहीं, बल्कि बस
कविता की मेहनत का जिक्र करने की थी। मीना तो वैसे भी संवेदनशील थी। उसने हल्की सी मुस्कान तो दी, पर मन में कहीं टीस लग गई। सरिता दी जो वहीं बैठी थी, उनकी आंख में वही पुरानी चमक आ गई। पूजा समाप्त हुई, औरतें अपने अपने घर लौटने लगी। सरिता ने बाहर गली में मीना को अकेली जाते हुए देखा तो आवाज दी, अरे मीना, जरा रुक तो, बात करनी थी। मीना पलटकर खड़ी हो गई। सरिता ने थोड़ा पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, बहू, बुरा मत मानना, पर आज सबके सामने तुम्हारी सास ने जिस तरह से छोटी बहू की तारीफ की ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम भी कौन सा कम काम करती हो, सुबह से शाम तक जुटी रहती हो, दो दो बच्चों को संभालती हो और सबका ध्यान रखती हो, पर देखो नाम किसका लिया, कविता का। मीना ने कमजोर सी आवाज में कहा, नहीं दी, ऐसा नहीं है। माँ जी मुझे भी बहुत प्यार करती हैं। प्यार तो करेगी ही, पर दिल में क्या है ये मैं बता रही हूँ, सरिता ने भौवें चढ़ाकर कहा। कल को यही पढ़ी लिखी कमाने वाली बहू सारे घर की मालकिन बन जाएगी, तुम सोच लेना। इसी के भरोसे घर की जमीन मकान सब लिख दे तो फिर तुम क्या करोगी? मीना हड़बड़ा गई। नहीं नहीं दी, बाबूजी ऐसे आदमी नहीं हैं। अरे आदमी तो बहुत सीधे हैं, वो किसी के कहने पर भी आ सकते हैं। सरिता ने आह भरते हुए कहा, मैंने कितने घर टूटते देखे हैं। आजकल नौकरी करने वालों का सिक्का चलता है। तू तो दिन भर खटती है, पर तनख्वाह किसके पास है? कविता के पास। संभल जा बहू, कल को पछताएगी। मीना ने जैसे जैसे ये बातें सुनी, उसके दिल में हल्की हल्की दरारें पड़ती गई। वो वापस घर तो आई, पर आज उसकी मुस्कान में लकीरें थी। कविता ने पूछा, भाभी आप ठीक तो हैं? थक गई हो क्या? मीना ने बस इतना कहा, हाँ बस थोड़ा सिर भारी है, और किचन में जा घुसी। उस दिन के बाद सरिता दी की आदत हो गई, रोजाना या दिन छोड़कर मीना के कान में कुछ न कुछ घोल जाने की। कल देखा तुम्हारी सास फिर कविता को नए कंगन दिखा रही थी। सुना सागर और कविता बैंक गए थे, पता नहीं क्या काम था। सुन मीना, अभी से संभल जा, वरना बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा। मीना जो पहले कविता पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, अब हर बात पर शक करने लगी। कविता देर से अस्पताल से लौटती तो मन में उठता, कहीं माँ जी और बाबूजी से अकेले में बात तो नहीं करती होगी मेरे बारे में। सागर माँ से कुछ हंसकर कहता तो लगता कहीं संपत्ति की बात तो नहीं चल रही। धीरे धीरे ये शक गुस्से में बदलने लगा। मीना छोटी छोटी बात पर कविता पर भड़क जाती। तुम्हें क्या, तुम तो नौकरी करके आती हो, तुम्हें क्या पता घर कैसे चलता है। कभी सागर कभी शारदा की कही किसी बात को भी वो कविता से जोड़कर देखने लगी। कविता पहले तो समझाने की कोशिश करती, भाभी मैंने क्या किया, मैं तो आपकी ही तरह इस घर की बहू हूँ। लेकिन मीना का मन अब किसी बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि खाने की टेबल पर मीना फट पड़ी। अब बहुत हो गया, हमें अलग रहना है। बाबूजी आप जमीन मकान का हिसाब कर दीजिए, हम अपना हिस्सा लेकर अपना घर बना लेंगे। मुझे नहीं रहना किसी की छाया में। शारदा को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मीना बहू, ये तू क्या कह रही है? मैंने कब तुझे पराया समझा? मीना रोते हुए बोली, जब से छोटी आई है आप उसकी ही तारीफ में लगी रहती हो। आप सब उसे ही आगे बढ़ा रहे हो। कल को पता चला कि मकान भी उसी के नाम दर्ज हो गया। मेरे बच्चे क्या हवा में रहेंगे? मोहनलाल गुस्सा और दुख के बीच झूलते रह गए। तूने तो मुझे भी शक की निगाह से देख लिया मीना। मैंने तुझे बेटी कहा और तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है।
प्रदीप ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। अरे पगली, क्या बकवास कर रही है तू? बाबूजी माँ जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। पर मीना आज मानने को तैयार नहीं थी। कविता ने आगे बढ़कर मीना का हाथ पकड़ना चाहा। भाभी, अगर मेरी वजह से आपको ऐसा लग रहा है तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, पर आप अलग मत होइए। मीना ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। नहीं, तुम्हारी नौकरी की वजह से नहीं, पर तुम्हारा होना ही अब मुझे चुभता है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, मेरी नजर में तुम ही कारण हो हमारे बीच की दीवार की। आखिरकार रोज रोज की किचकिच और तानों से तंग आकर और मीना के जिद पर अड़ी रहने से घर में बंटवारे की बात चल पड़ी। मोहनलाल ने लाख मना किया, पर जब बेटे बहू की आंखें लाल हो जाए तो माँ बाप भी कब तक दीवार बनकर खड़े रह सकते हैं। आंगन के बीच में लोहे की ग्रिल लगा दी गई। रसोई के सामान बांट दिए गए। 2 प्रेशर कुकर, 2 गैस स्टोव, एक फ्रिज, बर्तन, यहाँ तक कि पूजा के कमरे में रखे कैंडल स्टैंड तक अलग कर दिए गए। मीना का परिवार घर के दाएं हिस्से में, सागर और कविता बाएं हिस्से में रहने लगे। एक ही छत, एक ही नींव पर बीच में एक अदृश्य दरार खिंच चुकी थी, जो सिर्फ ईंट से नहीं दिलों से भी बनी थी। समय बीतता गया। मीना की बड़ी बेटी श्रद्धा 12वीं कक्षा में आ गई। पढ़ने में होनहार और डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए हुए। प्रदीप का निजी कंपनी में काम था। वेतन ठीक ठाक था, पर इतने बड़े कोर्स की फीस के लिए नाकामी। घर के खर्च, छोटी बेटी की पढ़ाई और बढ़ती महंगाई के बीच श्रद्धा का मेडिकल कॉलेज का सपना बहुत भारी महसूस होने लगा। एक शाम प्रदीप झिझकते हुए मोहनलाल के कमरे में जाकर कहा, बाबूजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। श्रद्धा को डॉक्टर बनना है। सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाए तो फीस कम है, पर कोचिंग और फॉर्म, हॉस्टल वगैरह का खर्चा सोचकर डर लग रहा है। शायद मुझे कर्ज लेना पड़े। मोहनलाल ने उदास होकर कहा, बेटा, तेरी मदद करना मेरा फर्ज है, पर तू जानता है मेरी पेंशन और थोड़ी सी बचत ही है। कर्ज तो देना ही पड़ेगा, पर महाजन से लिया तो ब्याज में ही डूब जाओगे। बात करते करते कविता आकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई थी। उसने सब सुन लिया था, पर चुपचाप कमरे से वापस लौट गई। रात को सागर के साथ बैठकर उसने भर्राई आवाज में कहा, सुनिए, बाबूजी और भैया की बात मैंने सुनी। श्रद्धा दीदी के लिए वो कर्ज लेने की सोच रहे हैं। सागर ने गहरी सांस ली। हाँ, पर हम क्या कर सकते हैं? बाबूजी ने हमेशा कहा कि तेरी तनख्वाह तेरी है। मैं कैसे बोलूं कि हम मदद कर देंगे? कहीं उन्हें बुरा लगे कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं। कविता ने अलमारी से एक फाइल निकाली। उसमें कुछ बैंक पासबुक और एफडी के कागज थे। ये देखिए, मैं पिछले 8 साल से कुछ जोड़ रही हूँ। जब भी ओवर टाइम मिलता या बोनस आता तो उसमें से थोड़ा हिस्सा अलग रख देती थी। शुरू से मन में था कि परिवार में जब भी किसी की बड़ी जरूरत पड़े तब ये काम आएगा। मेरे अपने बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी बारी बाद में आएगी। मैं चाहती हूँ ये पैसे श्रद्धा दीदी के मेडिकल की तैयारी में लग जाएं। सागर ने चौंक कर फाइल खोली। इतनी बड़ी रकम? कविता, पर ये सब तो तेरी मेहनत की कमाई है। कविता मुस्कुरा दी। मेहनत ही तो है जो किसी के काम आए। अगर हमारी कमाई से हमारे घर की बेटी डॉक्टर बन जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? और वैसे भी बाबूजी ने जो प्यार दिया है उसे ये पैसा भी तो पूरी तरह चुका नहीं सकता। अगले दिन सुबह कविता ने तय किया कि अब बात खुद ही करेगी। नाश्ते के बाद वो शारदा और मोहनलाल के कमरे में गई। माँ,
अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो मुझे आपसे और बाबूजी से कुछ कहना है। मोहनलाल ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ बहू बोल, क्या बात है? कविता ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। बाबूजी, आप कर्ज लेने की बात सोच रहे हैं। ये कागज मेरे बैंक खातों के हैं। इसमें जो पैसे हैं वो मैं श्रद्धा दीदी के नाम करना चाहती हूँ। उसकी कोचिंग, फॉर्म, किताबें, हॉस्टल, जो भी खर्चा आए आप इसी से कर लीजिए। शारदा हकबका गई। अरे पगली, ये तो तेरे बच्चों का हक है, क्यों दे रही है सब? कविता ने धीरे से कहा। माँ, अगर श्रद्धा दीदी डॉक्टर बनती हैं तो वो मेरे बच्चों का गर्व भी बनेंगी। फिर क्या मैं इस घर की नहीं हूँ? क्या श्रद्धा सिर्फ भैया भाभी की बेटी है, मेरी नहीं? आपने ही तो कहा था इस घर की हर बेटी तुम्हारी भी बेटी है। मोहनलाल के हाथ कांप गए। बहू, हमने तेरी कमाई पर कभी नजर नहीं डाली और तू आज ये सब सामने रख रही है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने कभी मांग कर लेने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मैं खुद दिल से दे पा रही हूँ। ये देना नहीं, मेरा सौभाग्य है। इतने में प्रदीप भी कमरे में बाहर आकर खड़ा हो चुका था। उसने कुछ शब्द सुने थे। फाइल देखते ही वो भीतर आ गया। कविता, ये सब क्या है? तुम हमें क्यों अपनी मेहनत का पैसा दे रही हो? कविता ने उसे गंभीर नजरों से देखकर कहा। भैया, अगर आप मना करोगे तो मैं ये मानूंगी कि आपको मुझ पर बेटी का हक नहीं, सिर्फ देवरानी का रिश्ता दिखता है। श्रद्धा मेरी भी उतनी ही है जितनी आपकी। मेरा मन है कि उसकी पहली स्टेथोस्कोप की आवाज सुनने का हक मुझे भी मिले। प्रदीप की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर कविता के हाथ पकड़ लिए। तू हम पर इतना बड़ा उपकार कर रही है और इसे भी मजाक में हल्का कर रही है। कविता ने बात काट दी। उपकार तो वो होता है जो बेमन से किया जाए और बाद में याद दिलाया जाए। मैं तो बस अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि ये अवसर मुझे मिला। इन सब बातों के बीच अचानक मीना दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। उसे भी ये सब सुनाई दे गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सरिता की सारी बातें, घर की दीवारें, सारे पुराने झगड़े उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो धीरे धीरे कमरे के भीतर आई। कविता ने उसे देखकर झट से फाइल को पीछे कर लिया, जैसे कहीं उसे गलत ना लगे। पर मीना ने आगे बढ़कर कविता का हाथ पकड़ लिया। कविता, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुझे हमेशा शक की निगाह से देखा। मैंने सोचा तू अपने पति और सास ससुर को पटाकर इस घर की मालकिन बनना चाहती है। मैंने पड़ोस की सरिता दी की बातों पर यकीन करके अपने ही घर में दीवार खड़ी करवा दी और तू आज मेरी बेटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। कविता ने घबरा कर कहा। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं तो बस। मीना ने उसकी बात काट दी। आज मैं खुद को कान की कच्ची समझ रही हूँ। दूसरों की बातों में आकर मैंने अपने ही रिश्तों पर अविश्वास किया। तू चाहती तो कह सकती थी ये मेरी कमाई है, मैं क्यों दूं? और देख तू हमारे लिए कितना बड़ा कदम उठा रही है। मुझे माफ कर दे कविता, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। कविता की आंखें भी भर गई। भाभी, आप क्यों ऐसे कह रही हैं? आप बड़ी हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बस आप इतना कर दीजिए कि अब से हमारे घर और हमारे दिलों के बीच कोई दीवार ना खड़ी हो। बाकी सब भूल जाते हैं। शारदा ने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। उठो दोनों, एक दूसरे को गले लगाओ। ये घर दीवारों से नहीं, दिलों से जुड़ा है। सीमा, सरिता जैसे लोग को बाहर से पत्थर मारते ही रहेंगे, पर अगर हम अंदर से मजबूत रहें तो ये घर कभी नहीं टूटेगा।
प्रदीप ने झुककर मोहनलाल के पैर छुए। बाबूजी, मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई बात आपके बिना सोचे नहीं बोलूंगा। मीना और मैंने जो गलतफहमियां लेकर बैठे थे उन्हें आज यहीं खत्म कर देंगे, और अगर आप इजाजत दे तो मुझे भी कविता की इस एफडी में थोड़ा थोड़ा भरने दें, ताकि मैं भी कह सकूं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनी तो उसमें मेरा भी हिस्सा है। कमरे में ठहाके और आंसू एक साथ घुल गए। मोहनलाल ने डबडबाई आंखों से कहा, मुझे लगता था कि बुढ़ापे में अकेला रह जाऊंगा, पर आज देख रहा हूं कि मेरा घर फिर से बसने लगा है। कई हफ्तों बाद पहली बार आंगन की लोहे की ग्रिल पर सूखा कपड़ा नहीं बल्कि तोरण लटकाया गया। मीना खुद सीढ़ी पर चढ़कर आम के पत्तों से बनाई तोरण बांध रही थी और कविता नीचे से थाली पकड़ाकर कह रही थी, थोड़ा दाएं करिए भाभी, नहीं तो तिरछा लगेगा। श्रद्धा की कोचिंग शुरू हुई, फॉर्म भरे गए, इंटरव्यू हुए और एक दिन खबर आई कि उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है। घर में बिठाई बटी पूरा मोहल्ला बधाई देने आया। ये खबर सुनकर सरिता दी भी हौले हौले दरवाजे पर आई। मीना ने दूर से ही उन्हें देखा। एक पल के लिए उसके मन में पुरानी सारी बातें उमड़ पड़ी, पर फिर उसने सहजता से कहा, आइए सरिता दी, आज हमारी बेटी डॉक्टर बन गई है, मिठाई तो खाकर जाइए। सरिता ने हिचकते हुए पूछा, कौन सी बेटी, बड़ी वाली या छोटी वाली? मीना ने मुस्कुराकर कविता की ओर देखा और बोली, हमारी दोनों बेटियां, एक मेरी कोख की, एक मेरी देवरानी की सोच की, दोनों ने मिलकर ये मुकाम पाया है। सरिता कुछ समझी कुछ नहीं, पर इतना जरूर महसूस किया कि इस घर की दीवारें पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। रात को जब सब सोने जा रहे थे, मीना बालकनी में खड़ी आकाश देख रही थी। कविता चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रही हो भाभी? मीना ने हल्की हंसी के साथ कहा, सोच रही हूँ अगर उस दिन मैंने तेरी आंखों में देखकर पूछ लिया होता, सरिता दी की जगह तुझसे बात कर ली होती, तो शायद ये घर कभी नहीं बढ़ता। कान की कच्ची होकर मैंने खुद ही अपने घर में दरार डाली थी। कविता ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अच्छा है भाभी, देर से सही पर हमें सच तो समझ में आया। अब देखो, हमारी बेटियां हमारे फैसलों से नहीं, हमारे सुधार से सीखेंगी। मीना ने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, हाँ, अब मैं अपनी बेटियों को यही सिखाऊंगी। किसी की बात सुनने से पहले अपने घर वालों से पूछ लेना। परायों के शब्द कभी कभी हमारे अच्छे भले घरों को भी बांट देते हैं। कविता ने मुस्कुराकर कहा, और मैं उन्हें ये सिखाऊंगी कि कमाई सिर्फ दर्शाने के लिए नहीं, किसी के सपने पूरा करने के लिए भी होती है। नीचे आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर हल्की हवा चल रही थी। एक ही घर, एक ही आंगन, एक ही परिवार, पर अब कोई अदृश्य दीवार नहीं थी, बस रिश्तों की खुशबू थी जो धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।